आरोही, सो जाओ वरना मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा, कहते हुए अद्विजय ने उसको कंधे से पकड़कर बिस्तर पर लेटाया। साड़ी में से आरोही की सफेद मुलायम जैसी कमर दिख रही थी। अद्विजय के अंदर का शैतान उससे कह रहा था कि वो उसकी पतली कमर को होल्ड करके कुछ वाइल्ड करे, मगर धानी को साथ में सोया देख वो एक कोल्ड शावर लेने चला गया। अगली सुबह आरोही आज पेरिस के लिए निकलने वाली थी, इसीलिए उसने साड़ी ना पहनकर एक क्लासी लुक देने वाला जंपसूट पहना हुआ था। आंखों पर शेड्स लगाए हुए थे। उसने अपने बालों को स्ट्रेट किया हुआ था, जिससे कि उसके बाल और लंबे लग रहे थे। आरोही के कपड़े स्काई ब्लू कलर के थे। आरोही ने सेम तरह के कपड़े धानी को पहनाए थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं। अचानक उन्हें जब लिविंग हॉल में दादी दिखी तो वो दोनों ही सीढ़ियों पर रुक गई। अद्विजय ने सबसे पहले उन्हें नोटिस किया और उसने नजरों से इशारा करके आरोही को वापस रूम में जाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले ही दादी का ध्यान उधर गया। उन्होंने हैरान होकर कहा, बहू, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? क्या है? आरोही ठिठक गई। फिर वो नीचे आई और उसने दादी के पैर छूने की कोशिश की। दादी पीछे हुई और बोली, यहाँ से जाओ, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। लेकिन दादी, मैं आज पेरिस जा रही हूँ, आरोही बोली। दादी बोली, क्या कहा? तुम पेरिस जा रही हो? ये कहकर वो अद्विजय की ओर मुड़ी और पूछा, अद्विजय, ये तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? ये पेरिस जाएगी और तुम कहाँ रहोगे? अद्विजय बोला, दादी माँ, मैं घर पर ही रहूंगा धानी के साथ। दादी बोली, अद्विजय, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? भूल गए उस दिन तुम कितने बीमार थे और अब तुम उसे देश से ही बाहर भेजना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अद्विजय बोला, दादी, जस्ट स्टॉप दिस। ये कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। धानी जल्दी से दौड़कर अद्विजय के पास आई। अद्विजय ने उसे गोद में उठा लिया। दादी परेशान होकर बोली, देखो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? और दिन ब दिन अपने आप को ज्यादा आजाद मत समझो। और अद्विजय, मुझे अभी पता चला है कि तुमने इस लड़की के लिए एक घटिया सा घर खरीदा है। वो अग्रवाल हाउस इसी लड़की का घर है ना, वो जिसे इसने यहाँ महलों में आते ही बेच दिया था। इस बात पर आरोही शॉक हो गई। उसने हैरानी से अद्विजय को देखा। जब राघव जी ने उसे बताया था कि अग्रवाल हाउस उन्हें निकिता की बदौलत मिला है, तो उसे काफी शक तो हुआ था। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा था कि निकिता अद्विजय से मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बात कुछ ऐसी होगी। दादी को काफी गुस्से में देख अद्विजय बोला, दादी, ये मेरी चॉइस है, मैं चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। और सेकंड थिंग, वो मेरी बीवी है। बेहतर होगा कि आप इन सब चीजों में ना पड़े। दादी बोली, अद्विजय, चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी। जाओ, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ आरोही से, दादी ने चिल्लाकर कहा। आरोही वहीं खड़ी रही। अचानक उसने कहा, दादी माँ, माना कि मैं आपके लिए वो बहू नहीं हूँ जो आपके पोते को डिजर्व करती है, लेकिन मेरी ये शादी पेपर्स पर हुई है, तो उन पेपर्स में कहीं नहीं लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकती हूँ। दादी बोली, लेकिन तुम हमारी गुलाम तो हो। पेपर्स पर ये तो लिखा है कि हमने तुम्हारे उसे नालायक पति को पैसे दिए हैं और तुम एहसान फरामोश की तरह जबान चला रही हो। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ आरोही को थप्पड़ मारने के लिए उठाया। तभी अद्विजय बीच में आ गया और उसने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, बस बहुत हुआ, अब आप यहाँ से जाएंगे या फिर मैं दंश को कहूँ कि वो आपके यहाँ से ले जाए। ये सुनकर दादी 2 कदम हैरानी की वजह से पीछे हो गई और बोली, अद्विजय, तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे? क्या इतना ही प्यार था? तुम्हें दादी से भूल गए? जब तुम वापस आए थे तो मैंने ही तुम्हें अपने पास रखा था। तुमने मेरे खून, मेरे सगे बेटे को मारा था, तब भी मैंने तुम्हें प्यार दिया। आज तक मैंने कभी नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अद्विजय बोला, दादी, चाचा जी ये डिजर्व करते थे, और दूसरी बात, मैंने अकेले ही अपनी जिंदगी की है, आदत है मुझे इस अकेलेपन की। आरोही, अब चलो। ये कहकर अद्विजय ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर चला गया।
दादी भागकर बाहर आई और बोली, अद्विजय मत भेजो, उसे अकेला तुम्हें फिर से कुछ हो जाएगा। तुम्हारी दादी क्या करेगी? फिर तुम्हारे अलावा कोई है भी तो नहीं हमारा। अद्विजय बोला, दादी बस बहुत हुआ, अगर मुझे कुछ होता भी है तो मेरे पास डॉक्टर की एक टीम है। ये कहकर वो आरोही को अपनी कार में बैठकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। आरोही अंदर से काफी गिल्टी महसूस कर रही थी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर धानी ने कसकर आरोही को गले लगाया। उसने बार बार आरोही को गालों पर, माथे पर और आंखों पर चूमकर उसे अलविदा कहा। धानी एक बार भी अपनी माँ से दूर होने पर रोई नहीं। जब आरोही फ्लाइट में बैठ गई तो धानी ने अपना चेहरा अद्विजय के सीने में छुपा लिया। वो रो रही थी, मगर रोते हुए उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं बह रहा था। अद्विजय उसकी इस प्यारी सी हरकत को देखकर मुस्कुराया। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन में सोचा था कि आरोही की बेटी इतनी प्यारी कैसे है? क्या ये सब धानी के असली पिता की वजह से था? क्या वो एक इतना अच्छा इंसान था? ये सोचकर ही अद्विजय को अंदर ही अंदर बेहद गुस्सा आने लगा। तभी धानी ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपने छोटे छोटे हथेलियां से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, डैडी, क्या आप मम्मा को मिस करोगे? अद्विजय बोला, हाँ थोड़ा बहुत। धानी बोली, तो डैडी क्या हम मम्मा से मिलने नहीं जा सकते हैं? अद्विजय बोला, जा सकती हूं मगर अभी नहीं। ये कहकर वो एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसने वहां पर एक आइसक्रीम पार्लर देखा और धानी से बोला, क्या आप आइसक्रीम खाओगे? सुनकर धानी ने अपने होठों पर जीभ फेरी और फिर अचानक अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, मम्मा ने मना किया है, मैं ये सब चीज नहीं खा सकती। अद्विजय ने उसके बालों में हाथ फेरा और बोला, डोंट वरी, तुम जल्द ही ये सब खा पाओगी। धानी ने पूछा, सच्ची? अद्विजय ने हाँ में सर हिलाया और बोला, तुम्हारे लिए डोनर मिल चुका है और तुम्हारा इलाज जल्द ही हो जाएगा। ये सुनकर धानी की आंखें खुशी से चमकने लगीं। अद्विजय उसे आइसक्रीम पार्लर लेकर गया और उसके लिए एक छोटी सी आइसक्रीम खरीदी। उन्हीं के सामने एक मॉल था। मॉल से कुछ पेरेंट्स शॉपिंग करके बाहर निकल रहे थे। आज संडे का दिन था तो लोग अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने ज्यादातर आते रहते थे। उन बच्चों के हाथ में बड़ी बड़ी कारें और डॉल्स थीं। अद्विजय ने उन्हें देखा तो धानी से बोला, क्या आपको खिलौने चाहिए? इस पर धानी ने कुछ नहीं कहा। अद्विजय समझ गया कि आखिर कोई बच्चा खिलौने के लिए मना कैसे कर सकता है, मगर धानी हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाकर रखने वाली एक डिसेंट बच्ची थी। वो फिर मॉल की ओर बढ़ गया। उसने मॉल में जाते हुए धानी को एक छोटा सा मास्क पहनाया और साथ में खुद ने भी एक मास्क लगा लिया। मॉल में आकर वो एक बच्चों के खिलौने की दुकान में चला गया। वहां पर जो औरतें अपने पति के साथ आई थीं, वो अद्विजय की फिजिक्स को देखकर उस पर फिदा हो रही थीं। उसकी लंबी हाइट, मस्कुलर चेस्ट, जिस पर उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी और उसके कई बटन खुले हुए थे। अद्विजय ज्यादातर अपनी शर्ट के 3 या 4 बटन खोलकर ही रहता था। ऐसा लगता था कि वो लड़कियों को अपनी पर्सनैलिटी से घायल करना चाहता था, मगर असल में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितनी लड़कियां उसके आसपास होती हैं। अचानक वो एक बड़ी सी डॉल के पास गया और उसको अपने हाथ में लेते हुए बोला, धानी, क्या आपको ये अच्छी लगी? धानी ने मुंह बनाया और बोली, नहीं, ये बहुत गंदी है। अद्विजय बोला, तो आपको क्या चाहिए? धानी ने दूसरी ओर इशारा किया और बोली, मुझे वो चाहिए। अद्विजय ने उस तरफ देखा तो वहां पर एक बच्चों वाला घर था। इस घर के बाहर एक कपल, एक लड़की और साथ में एक छोटा बेबी था। ये देखकर सेल्स गर्ल मुस्कुराकर बोली, आपकी बच्ची को लगता है अपने परिवार से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अद्विजय ये सुनकर बिल्कुल भी मुस्कुराया नहीं। उसने धानी के लिए वो घर ले लिया। तभी धानी ने एक कार की ओर इशारा किया और बोली, डैडी, मुझे वो भी चाहिए। अद्विजय बोला, क्या तुम्हें कार्स पसंद है? तो क्या मैं तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल कार ले लूं? धानी ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं डैडी, ये तो मैं अपने छोटे भाई के लिए ले रही हूँ, और अगर आप रिमोट कंट्रोल कार लेंगे तो उससे भाई को प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये सुनकर सेल्स गर्ल हंसने लगी। अद्विजय बोला, नहीं, तुम्हारे भाई के लिए मैं सबसे बेस्ट कार बनवाऊंगा। ठीक है, धानी ने कहा।
ओके डैडी। दोनों फिर काफी सारे खिलौने लेकर मॉल से बाहर निकले। अद्विजय के बॉडीगार्ड्स आज मॉल में नहीं घुसे थे, जिस वजह से वो खिलौने अद्विजय को ही हाथ में लेने पड़े। हालांकि खिलौने में इतना वजन नहीं था कि उसके हाथ दुख जाए, मगर वो इतने बड़े खिलौने थे कि सबकी नजर अद्विजय और धानी की ओर ही जा रही थी। वहीं आरोही इस वक्त एरोप्लेन में बैठ चुकी थी। जब एयर होस्टेस ने आरोही से उसका फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा, तो आरोही ने उससे 2 मिनट का टाइम मांगकर राघव जी को मैसेज करके कहा कि वो और गोलू टाइम मिलने पर धानी के पास विजिट करते रहे, ताकि अद्विजय को ज्यादातर धानी का ख्याल रखने के लिए अपना काम न छोड़ना पड़े। जब उसने ये कहकर फोन को स्विच ऑफ किया, तो वो अपनी आंखें बंद करके लेट गई। उसके आंखें बंद करते ही उसे अद्विजय का चेहरा दिखाई देने लगा। अद्विजय उसके ख्वाबों में भी एक्सप्रेशंस लेस चेहरे के साथ खड़ा था, मगर इस बार उसने डार्क कलर की जगह लाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसके आसपास गुलाबी फूल खिल रहे थे। ख्वाब में भी उसे देखकर आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और बोली, मुझे क्या हो रहा है? माना कि मिस्टर रावत ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं इसके लिए सिर्फ उनका एहसान मान सकती हूँ, उन्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। आरोही, तुमने पहले ही धोखा खाया है। 4 साल तक एक पत्थर को प्यार किया है, अब और नहीं। खुद को ही समझाते हुए आरोही ने अपने दिमाग से अद्विजय को निकाल दिया। जब वो एयरपोर्ट पर उतरी तो उसे काफी ज्यादा लंबी और हड्डी कट्टी औरत दिखाई दी, जो कि अपने शेड्स को उतारकर आरोही की ओर देख रही थी। अचानक वो दौड़ने लगी। एयरपोर्ट पर चल रहे सभी लोग उसे ही देखने लगे। आरोही ने देखा कि वो लड़की भागते हुए उसी से टकराने वाली है, तो वो खुद साइड हो गई, मगर वो लड़की आरोही के लगेज से टकरा गई और वो नीचे गिर गई। आरोही का लगेज भी नीचे गिर गया। आरोही ने जल्दी से उस लड़की को उठाने के लिए अपना हाथ दिया, तो उस लड़की ने आरोही के हाथ पर मारा और बोली, ओए, तू मैनू खड्डे होन वास्ते हाथ देगी? तेरी इन्नी औकात। उस लड़की को इतना गुस्से में बात करता देख आरोही बोली, सॉरी मिस, मगर आप ही बिना देखे भाग रही थी। वो लड़की बोली, ओ पागल, ये मिस विश किसी और को बोलना, तूने तो मेनू मिस भी नहीं किया, आई बड़ी। जी मैं आपको क्यों मिस करूंगी? आरोही ने कहा, तो वो लड़की अपना हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, एक थप्पड़ मारूंगी ना, एक थप्पड़ में ही सब कुछ याद आ जाएगा बेवकूफ। अचानक वो लड़की अपने चेहरे को आरोही के चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर बोली, पहचान मैनू, ये मैं आई। मैंने आज कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं, वरना मैं वही हूँ, तेरी कॉलेज फ्रेंड मनोरमा। ये कहकर उसने कसकर आरोही को ऐसे गले लगाया जैसे वो आरोही को अब सांस लेने के लिए भी नहीं छोड़ेगी। जब उसने आरोही को अपना नाम बताया, तब जाकर आरोही को याद आया कि वो वही थी जिससे वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिली थी। फ्लैशबैक। कॉलेज में फ्रेशर्स की पार्टी थी। पहले ही दिन डम, मनोरमा और जीनियस आरोही दोस्त बने। पहले ही दिन आरोही के लिए राहुल उसका क्रश बना। मनोरमा को ये पता चलते ही उसने आरोही से कहा कि इससे पहले कि कोई राज को डेट करना शुरू करे, उसे अपनी मन की बात बता देनी चाहिए। मगर आरोही तो महाशाई पर्सन थी, जिस वजह से एक दिन मनोरमा ने आरोही को कोल्ड में थोड़ी सी शराब मिलाकर पिलाई। शराब पीते ही आरोही कॉलेज के टेरेस तक पहुंच गई थी और चिल्लाकर बोली, सुनो सुनो सुनो, मैं आरोही अग्रवाल आज आप सब लोगों के सामने एक प्रपोजल रख रही हूँ। जो भी मुझे गर्लफ्रेंड बनाएगा, मैं उसे क्यूट सा प्यारा सा एक बेबी प्रोड्यूस करके दूंगी। तो बताओ, कौन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है? कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की कॉलेज की टेरेस पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी। कुछ लड़कियां जो नीचे अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी थीं, जब उन्होंने मिली का प्रपोजल सुना तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड की बाजुओं को कसकर पकड़ लिया और अपने बॉयफ्रेंड को घूर कर देखा। आरोही के ऑफर को सुनकर ज्यादातर लड़के उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते थे, मगर या तो वो कमिटेड थे या फिर वो आरोही के बैकग्राउंड से को जानते थे। एक मिड डायल क्लास फैमिली की लड़की को वो अमीर जादे बिल्कुल डेट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो सब वहां से चले गए। आखिर में आरोही थक हार कर बिल्डिंग की रूफ पर ही बैठ गई। किसी ने उसे पीछे से खींचा, जिससे कि उसकी आंखें चौड़ी गईं। आरोही ने पीछे देखा तो पीछे उसकी दोस्त मनोरमा बख्शी पटियाला सूट पहने हुए खड़ी थी। वो पंजाब से थी।
और वो काफी स्ट्रांग भी थी, इसलिए उसने एक ही झटके में आरोही को टेरेस की उस दीवार से नीचे उतार लिया और उसके सिर पर चपत लगाई। आरोही ने उसे गले लगाते हुए कहा, यार मैं क्या करूं, आज तक मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना है। ओए मैं सब जान दिया, तू मेरे साथ चल, देखना जरूर एक हैंडसम मुंडा आएगा और तेनू प्रपोज करेगा। चल फिर हम फ्रेशर्स पार्टी की तैयारियां कर दे आन, और तेनू मैं ऐसे तैयार करूंगी कि हर हैंडसम मुंडा तेनू ही देखता रह जाएगा। मनोरमा ने कहा, बट मनोरमा मेरे पास ड्रेस नहीं है, आरोही ने कहा। मनोरमा ने घूर कर उसे देखा और कहा, यार चल, तू भी क्या याद रखेगी, मैं दिलाती हूँ तुझे ड्रेस। दोनों दोस्त मनोरमा के हॉस्टल चली गई। कहाँ खोई हुई है, बता तो कौन सी ड्रेस पहनेगी, ये लाल गुलाबी काली पीली बता। एक मॉल में खड़े हुए मनोरमा ने आरोही को कोहनी मारते हुए कहा। आरोही ने अपने ख्यालों से बाहर निकलकर एक ड्रेस पर नजर गई जो कि बैकलेस थी और आगे उसका गला वी नेक था जो कि काफी डीप भी था। उस ड्रेस को देखकर आरोही का उस पर दिल आ गया। जब उसने उस ड्रेस का प्राइस टैग देखा तो वो दूर खड़ी हो गई। वो ड्रेस 20,000 की थी। तभी मनोरमा आरोही के पास आई और उसने कहा कि होया जे तेनू पसंद आता ले लेना। आरोही ने धीरे से बोला, मनोरमा ये ड्रेस आती 10,000 की है यार, हमें ये नहीं ले सकते। मनोरमा बोली, अरे यार ले सकते हैं, तू अपने यार नाल भरोसा रख। अरे यार मैं जानती हूँ तेरे पास भी इसके आधे भी पैसे नहीं है, आरोही बोली। मनोरमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जस्ट डोंट वरी, तू बस देखती जा। इतना कहकर मनोरमा ने इधर उधर देखा। उसने जब देखा कि स्टाफ बिजी था तो उसने चुपके से उस ड्रेस को फाड़ दिया। ये देखकर हैरानी से आरोही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये तूने क्या कर दिया, चल निकल यहाँ से भाग, वरना आज हम दोनों की बैंड बज जाएगी। आरोही की बात सुनकर मनोरमा बोली, अरे यार तू रुक ना, देखती जा। मनोरमा उस ड्रेस को फाड़ने के बाद एक सेल्स गर्ल के पास गई और उसने उससे कुछ बात की। सेल्स गर्ल फिर उस डमी के पास आई और उसने पहले आरोही को घूर कर देख, फिर ड्रेस को देखकर उसने कहा, ये ड्रेस इसको आप 2,000 में लेने की बात कर रही हैं। सेल्स गर्ल की बात पर मनोरमा ने में हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ नहीं तो क्या, देख ये ड्रेस फटी हुई आ, इस ड्रेस नू कौन खरीदेगा, इसलिए मैं इसके RS 2,000 दे रही हूँ, बहुत है, इतना मेरे को दे दे एनू, मैं इसको स्टिच करके पैर लेवांगी। सेल्स गर्ल ने कहा, मुझे बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप जैसी 3rd क्लास लड़कियों ने ही कुछ किया होगा। ये मनोरमा सुनकर घबरा गई और बोली, ना ना, अस्सी ऐसा सपने विच भी नहीं कर सकते। देखो तुस्सी एवे ईसानू ब्लेम नहीं कर सकते। सेल्स गर्ल ने कहा, देखा जाएगा, CCTV फुटेज में सब रिकॉर्ड हो चुका है, देखते हैं किसने क्या किया है। कुछ ही देर में उस सेल्स गर्ल ने स्टाफ को इकट्ठा कर लिया और मनोरमा और आरोही को पकड़कर CCTV रूम में लेकर गए। आरोही को तो पता ही था कि आखिर CCTV फुटेज में क्या होगा, इसलिए उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उस झगड़े को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से मनोरमा वीडियो में सब कुछ देखने के बाद भी मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में सारे झगड़े को ठीक करने के लिए आरोही को अपना एक लॉकेट देना पड़ा जो उसके भाई ने उसे दिया था। वो लॉकेट आरोही के लिए काफी कीमती था। अभी के लिए उसने सोचा कि वो इस लॉकेट को दे देगी, बाद में वो सेल्स गर्ल से इसको वापस ले लेगी। सेल्स गर्ल को आरोही ठीक लगी, इसलिए उसने उससे वो लॉकेट ले लिया और फिर उन्हें जाने दिया। मगर मनोरमा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो सेल्स गर्ल से कुछ उल्टा सीधा बोलना चाहती थी। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा और उन्हें स्टोर से बाहर कर दिया। मनोरमा ने कहा, ये कितने वाहियात लोग सी, देखा तू कैसी घटिया ड्रेस के वास्ते सानू बाहर कर देता। आरोही तेनू मेरी 100 है, तेनू एक दिन इस स्टोर खरीदना पेगा और अपनी यार दा बदला लेना सी। आरोही ने हाँ में सिर्फ हिलाया। तभी उन दोनों के पास एक कार बहुत तेजी से रुकी। उस कार की ड्राइविंग शीट का डोर खुला और एक शख्स ने अपना कदम बाहर रखा। उसने एक ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था, पैरों में ब्लैक कलर के लेदर के ब्रांडेड शूज पहने हुए थे जो शीशे की तरह चमकते थे। जिसके बाद उसने अपना चेहरा बाहर निकाला, जिस पर उसने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने हुए थे। वो काफी लंबा था, उसकी हाइट लगभग 6 फीट से ज्यादा थी।
जब वो मनोरमा और आरोही के पास से निकला तो मनोरमा ने कहा, ओए यार ये मुंडा कौन सी, देखिया तू क्या टोटा लगदा सी यार, इसकी मसल्स, इसकी जॉ लाइन और उसके वो पतले पतले होंठ, यार मेरा तो दिल आ गया। आरोही ने कहा, कुछ भी तूने देखा ही क्या, अभी 1 सेकंड में ही तो वो हमारे सामने निकल कर गया और तूने उसकी मसल्स वगैरह सब देख ली। मनोरमा ने कहा, अरे यार तू नहीं समझेगी। आरोही ने कहा, अब हम यहाँ क्यों खड़े हैं, चलना यहाँ से। मनोरमा ने कहा, यार मैनू ऐसा लगदा ए कि वो मुंडा बाहर आएगा और ओ मैनू एक बार पलट कर देखेगा। आरोही ने कहा, कुछ भी ज्यादा ड्रामेटिक मत हो, वो हम जैसे को देखने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि वो तेरी वजह से हुए उस हंगामे की वजह से ही यहाँ आया है। मुझे तो वो इस स्टोर का मालिक लगता है, इसलिए आज तो हमारी खैर नहीं है। आरोही ने ये सब कहा, मगर वहीं मनोरमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो देख रही थी कि वो हैंडसम लड़का सेल्स गर्ल से बात कर रहा था। आरोही ने देखा कि वो शख्स मुड़कर उनकी ओर ही आ रहा था। ये देखकर मनोरमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, ओह देखिया ये मुंडा, मेरी किस्मत विच लिखा सिर, तभी तो ओ मैनू नोटिस किया सी। आरोही काफी हैरान थी। उस लड़के ने आरोही के हाथ को पकड़ा और उसके हाथ में उस लॉकेट को रखते हुए कहा, सॉरी मिस, मेरे स्टाफ ने आपके साथ मिसबिहेव किया, मैं इसके लिए काफी शर्मिंदा हूँ, क्या आप प्लीज मुझे माफ कर सक दीजिए। आरोही कुछ बोलने को थी, तभी उस लड़के ने दोबारा कहा, मैं इसके कॉम्पनसेशन के लिए आपको अच्छा सा डिनर करा सकता हूँ, क्या हम लोग डिनर के लिए चल सकते हैं। मनोरमा मिली का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन हम लोग होटल वगैरह में डिनर शिनर नहीं करते, तो क्या हम आपके घर का खाना खा सकते हैं। मनोरमा कहना चाहती थी कि वो उसे अपने हॉस्टल ले जाना चाहती थी ताकि वो लड़कियों को देखा सके कि उनके साथ एक सुपर हैंडसम लड़का था। लेकिन तभी उस लड़के ने कहा, फिर ठीक है, तो चलिए मैं आपको घर ले चलता हूं, काफी अच्छा खाना बनाती है, आप ये कहते हुए उसने अपनी कार का दरवाजा खोला। आरोही कुछ नहीं कह पाई और वो बस मनोरमा के साथ बैठ गई। आरोही देख सकती थी कि वो लड़का बार-बार उसको देख रहा था। तभी उस लड़के से मनोरमा ने पूछा, वैसे मैंने आपका नाम जान सकती हूँ। ये सुनकर उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने कहा, मेरा नाम मानव पारीक है। मनोरमा ने एक्साइटमेंट उछलते हुए कहा, मेरा नाम मनोरमा है, ओजी की इत्तेफाक, हम दोनों के नाम सेम लेटर से शुरू होते हैं। तभी मानव ने थोड़ा हंसते हुए कहा, और आपकी ब्यूटीफुल दोस्त का नाम। मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, लो जी, आपको इसका सरनेम पता है लेकिन नाम पता नहीं लगता, दाल में कुछ काला है। मानव ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस आज ही मैंने इन्हें कहीं देखा और मुझे पता चला कि ये मिस है, मगर मुझे इनका नाम सच में नहीं पता था। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आरोही है। मानव ने हंसते हुए कहा, तो आरोही जी आज मुझे इत्तेफाक से मिली, कैसा हो कि हमारी जोड़ी भी मिल जाए। ये सुनकर आरोही ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ ही देर में आरोही और मनोरमा दोनों मानव के शानदार घर के बड़े से डाइनिंग टेबल के पास रखी 2 कुर्सी पर बैठे थे। आरोही अपना सिर नीचे करके उस घर को देख रही थी। घर सच में बहुत ज्यादा शानदार था। उसके डैड का हाउस तो इस घर के सामने कुछ भी नहीं था। यहाँ सब कुछ बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस था। वॉल पर बहुत ही शानदार पेंटिंग लगी हुई थी। देखकर लगता था कि पारिक हाउस में किसी को पेंटिंग्स का काफी ज्यादा ही शौक था। मनोरमा ने उसे कहा, यार अपना मानव तो अभी तक आया ही नहीं है ना? उसके परिवार से कोई आया? क्या हम लोगों से अपने घर लाकर बर्तन और घर का काम करते उस ड्रेस का पैसा निकलवाना चाहता है? आरोही ने कहा, यार ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मनोरमा ने कहा, यार तू तो बच जाएगी, मगर ये बात मेरे घर वालों को पता चले कि बनने तो आई थी, लॉयर बन गई बर्तन धोने वाली। आरोही और मनोरमा दोनों जब बातें कर रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि एक सिल्की साड़ी पहने हुए बेहद ही एलिजेंट औरत उनके सामने आई और वहाँ बैठ गई। आरोही और मनोरमा दोनों ने उठकर उन्हें हेलो किया। उस औरत ने बैठते हुए कहा, हेलो, नमस्ते आंटी जी। आरोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
ये सब देखकर मनोरमा को कुछ अजीब लगने लगा। मनोरमा ने आरोही की बात सुनकर खामोश रही। उस घर के सभी बड़े आकर बैठ गए, साथ में मानव आरोही के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। ये देखकर आरोही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, तो मानव ने बोला, आरोही, आपको मुझसे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको बताऊं कि मैं आपको कैसे जानता हूँ। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और